सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि आपने ये मुबारकबाद देने के लिए, और बहुत अच्छी फीलिंग हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है कि आप इतने अच्छे प्रोजेक्ट का हिस्सा बनते हो, उस प्रोजेक्ट से जुड़ते हो, लोगों का प्यार मिलता है, तो बहुत अच्छी फीलिंग आती है। और ख़ास तौर से जब आपका पहली वेब सीरीज़ जो आप करते हो और वो पहली वेब सीरीज़ ही ब्लॉकबस्टर बन जाती हैं, तो एक बहुत प्यारी फीलिंग होती है एक्चुअली। तो मुझे भी वैसा ही महसूस हो रहा है। जी। लॉकडाउन के दौरान जैसा कि लोग सोच रहे थे कि उनकी फिल्में, उनकी सीरीज हम्म। रिलीज हो, सिनेमा घरों में जी जी रिलीज हो, जी। उनकी सीरीज आए, लेकिन हम्म। ऐसे में लॉकडाउन के दौरान आश्रम आना और लोगों को लोग हिट पसंद जी करना जी जी। कितना प्लस पॉइंट था प्रीति जी के लिए? एज एन एक्टर कितना मोटिवेटिंग है कि मुझे लगता है सर, ये जो है कहीं ना कहीं जो लॉकडाउन के दौरान में लोगों ने इतना सिनेमा देख लिया है, लोगों ने इतने सारे शोज़ देख लिए, कार्यक्रम देख लिए हैं, और लोगों ने अपने आप को उनका जो सेंस है एक्ट लाइक कंटेंट को लेके, वो बहुत बेहतर हो गया मुझे लगता है पहले से, क्योंकि लोगों के पास फ्री टाइम था तो लोगों ने हर चीज़ों को एक्सप्लोर किया है इस वक्त में, क्योंकि घर पे ही थे, परिवार के साथ में ही थे। तो मुझे लगता है अगर ये आश्रम अगर लॉकडाउन के वक्त नहीं भी आता तब भी मुझे लगता है ये बहुत अच्छा चलता, क्योंकि इसका कंटेंट अच्छा है। तो अभी ऑडियंस इतनी स्मार्ट हो गई है कि वो अच्छा, आप उसको कुछ भी परोस नहीं सकते हैं। तो अभी ऑडियंस का ये है कि उनको अच्छा कंटेंट देंगे तो वो कभी भी आए, किसी भी वक्त आए, तो वो उसको डेफिनेटली लाइक करेंगे। जी जी। एंड ओवरऑल हम देखें तो बहुत बड़ी कास्ट है, जी बहुत बड़े डायरेक्टर जी हैं, जी जी उनका भी डेब्यू है इस सीरीज जी में, जी प्रकाश झा जी जी जी। का। तो कैसे ये आपको ये सीरीज मिली एंड कैसे उनकी मुलाकात हुई एंड कैसे ये कारवां चला एंड नाउ हम जी। देख रहे हैं कि लोगों को बहुत पसंद आ रही है? दरअसल मोस्टली होता ये है कि मोस्टली एक्टर्स का ऑडिशन होता है एक इसके लिए, जब उनको कोई शोज़ करना हो या कोई फ़िल्म करनी हो। इस बार मैं बहुत फॉर्चुनेट थी कि मुझे खुद से प्रकाश झा प्रोडक्शन से कॉल आया था। वो इसलिए आया था क्योंकि मैंने प्रकाश झा प्रोडक्शन की लास्ट फ़िल्म की थी अरशद वारसी जी के साथ में, फ्रॉड सैयां। तो उसमें मैं उनकी पंजाबी वाइफ़ बनी थी, तो उसमें जो मेरा किरदार था वो जितना भी मैंने उसमें किया तो लोगों को बहुत पसंद आया था। तो कहीं न कहीं पहले से ही मैं मतलब प्रकाश झा प्रोडक्शन से जुड़ी थी। तो जब इन्होंने ये मुझे नहीं मालूम था कि इस तरीके की वेब सीरीज़ बना रहे हैं, तो मुझे जब कॉल आया कि आप आ जाइए, मुझे लाइंस भेजी गई, कल आ जाइए आप। तो मुझे नहीं मालूम था फ़िल्म के लिए जा रही हूँ कि वेब सीरीज़ के लिए, बट इतना था कि प्रकाश जी के यहाँ से कॉल आया तो जाना चाहिए। तो गई, ऑडिशन किया, और ऑडिशन अच्छा लगा तो फिर मिल गया मुझे ये शो जी। आश्रम। अयोध्या में शूटिंग जी जी, हुई अयोध्या में है, शूट किया है जी हमने। तो शूटिंग का कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे आप? जी ज़रूर। क्योंकि बहुत ब्यूटीफुल लोकेशन, जी जितना जी मुझे फ्रेम में दिखाई जी दिया, जी सब कुछ बहुत ही ब्यूटीफुल जी जी बनाया गया था। तो जी। बहुत अच्छा लगा मुझे एक्चुअली अयोध्या में शूट करना, क्योंकि बहुत सबसे बड़ी बात है, अयोध्या जा रहे थे तो इस चीज़ की अपने आप में एक बहुत खुशी हो रही थी, क्योंकि हमारे कहते हैं ना राम जन्मभूमि है, तो बहुत अच्छा लग रहा था। मैं तो वैसे भी थोड़ी सी धार्मिक हूँ, स्पिरिचुअल हूँ, तो मेरी खुशी तो ज़्यादा हो गई थी। शूट भी करते थे, शूट के अलावा जब मुझे वक्त मिलता था तो मैं वहाँ पे काफ़ी घूमी भी हूँ, जो धार्मिक वहाँ के स्थान हैं। सबसे बेस्ट पार्ट ये था कि हम लोगों ने सर्दियों में शूटिंग की है, जो हम शूटिंग कर रहे हैं, और जो कड़ाके की ठंडी में हम लोग शूट करते थे, उसका एक अलग ही मज़ा था। मतलब ऐसा था कि मैं सच बताऊँ, इतना वो जो आप जिस सेट की आप बात कर रहे हो, वो एक्चुअली बहुत बड़ा महल है वहाँ के राजा का, जहाँ हम लोगों ने ओह, शूट किया। सो वो तो रियल है? वो रियल है हमें उसको। तो ऐसा लगा हाँ, कि ऐसे वो बनाया नहीं गया नहीं, वहाँ उसकी शूटिंग के लिए। बनाई गई है वो, मतलब वो जो लोकेशन है वो एक रियल लोकेशन है, पर उसको बनाया है इन लोगों ने। ओके। वो इतनी बड़ा एक स्पेस था तो उसको बनाया गया, उस पर काम किया गया, ओके। उसको तैयार किया गया। तो वो इतना खुला था हर जगह से, चारों तरफ से। अब सोचिए आप इतनी ठंडी में दिसंबर और जनवरी के महीने में जब शूट करेंगे तो एक्टर्स की क्या हालत होती होगी। बिल्कुल। तो हमारा वही था, वो कुर्ती सी पहनी है, बस जैसे ही शॉट होता था, शॉट के बाद ऐसे ठिठुर रहे हैं, पर इतनी अच्छी एनर्जी थी वहाँ पे, क्योंकि जैसे आपने कहा, जो आप अच्छी कास्ट के साथ काम करते हो, जो आप अच्छे डायरेक्टर के साथ काम करते हो, और जब आपको एक पैशन होता है, तो वो चीज़ें सोच के वो थोड़ी देर के लिए फिर ख़त्म हो जाती थी, तो मज़ा आया मुझे एक्चुअली। जी। जी एंड कास्ट की अगर हम बात करें, बहुत बड़ी कास्ट है। जी यू एंड बॉबी देओल, जी अनुप्रिया जी गोयनका, त्रिदा चौधरी जी और भी कई सारे जी लोग जी हैं। जी तो इनके सब
साथ का कैसा रहा एक्सपीरियंस, बॉबी स्पेशली बॉबी बॉबी देओल, सर जी, तो अगर आप कुछ बता सकें। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। आई थिंक मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ, वो इसलिए क्योंकि वो सब लोग बहुत सिंपल हैं। मतलब जो मेरा एक्सपीरियंस था, दे ऑल आर वेरी डाउन टू अर्थ, प्यारे से लोग हैं। मुझे लग रहा था जैसे कि हम काम करते हैं, मुझे तो लग ही नहीं रहा था कि ये लोग इतने बड़े एक्टर्स हैं। एक आध दिन थोड़ी सी फीलिंग होती है कि एक मेरे में थोड़ी, मैं थोड़ी कॉन्शियस थी क्योंकि मैं उन लोगों में नहीं थी। ये लोग तो ऑलरेडी बॉबी सर हो गए, बॉबी और या अनुप्रिया होगी या फिर त्रिधा होगी, दे ऑल आर एस्टेब्लिश्ड पीपल और अच्छा काम कर रहे हैं। बट बहुत मज़ा आया और हर वक्त मैं इन लोगों से कुछ ना कुछ सीख रही थी कि क्यों एक एक्टर जो है वो बड़ा एक्टर बनता है, क्यों एक इंसान जो है उसका वो क्या उसमें एक खूबी होती है। तो एक सीखने को मिला मुझे बहुत कुछ उन लोगों से, और आई एम श्योर शायद फ्यूचर में अगर मैं उन चीज़ों पे अमल करूँगी तो कुछ ना कुछ बेहतर ही कर पाऊँगी। जी, जैसा कि आपने बताया कि आप धार्मिक हैं, धार्मिक होना चाहिए। जी सो ये हमारे हिंदुस्तान में हम देखते हैं जैसे बाबा बहुत हैं, जी। तो ये इन बाबा में कितना बिलीव करती हैं और कितनी श्रद्धा रखती है इनमें, इन लोगों में? मैं सच्ची कहूँ आपसे, मैं बहुत अच्छे अच्छे बाबाज होते हैं। बाबा का मतलब गुरु होते हैं, दरअसल गुरु होते हैं। बाबा तो एक शब्द है कि आप उसे बाबा कहते हो, पिता कहते हो, गुरु कहते हो, महात्मा कहते हो, डिपेंड करता है। तो अगर मुझे कोई पिता को भी बाबा कहते हैं, तो मैं कोई अच्छा अगर आध्यात्मिक गुरु है, कोई एक अच्छा कोई ज़िंदगी में एक अच्छी चीज़ पे चलने के लिए कह रहा है कि आप एक अच्छी चीज़ का अनुसरण कीजिए, आप अच्छे काम कीजिए, तो उसमें कोई बुराई नहीं। पर धर्म के नाम पे जो ये लोग पर इतनी अवेयरनेस एक इंसान को भी होनी चाहिए कि आप जब किसी से मिलते हो या आप किसी से ज्ञान की प्राप्ति करना चाहते हो तो अंधविश्वासी मत बन जाओ। वो गुरु को गुरु की तरह ही लो। ठीक है, वो आपको अच्छी चीज़ें जो बताए उनको, क्योंकि हमारा इतना ब्यूटीफुल धर्म है, हमारा जो हम हिंदू धर्म है, ये इतना सुंदर धर्म है कि इसमें बहुत अच्छे अच्छे महात्मा पैदा हुए हैं, तो उन्होंने बहुत ज्ञान की बातें की हैं। तो मुझे लगता है इसका तो अगर यही चीज़ें आज के युग में थोड़ी मुश्किल होती हैं, बट स्टिल बहुत अच्छे लोग हैं जो करते हैं। पर जो पाखंडी लोग इन चीज़ों का फ़ायदा उठाते हैं, जो इन चीज़ों को बिज़नेस की तरह इस्तेमाल करते हैं, तो मुझे लगता है लोगों में वो अवेयरनेस ज़रूर होनी चाहिए कि भाई ये जो गुरु है, ये गुरु नहीं है, ये पाखंडी है। बाकी ऐसा नहीं है, अभी भी गुरुओं का देश है, ऋषि मुनियों का देश है, ये बहुत खूबसूरत देश है। अभी भी बहुत से अच्छे बाबाज हैं, लोग हैं। अदरवाइज़ ये हमारा देश इस तरीके से इतना खूबसूरत नहीं रहता, इतनी हम लोगों में अभी भी इतनी पॉजिटिविटी नहीं रहती। ऑलरेडी बहुत पॉजिटिव चीज़ें हो रही है हमारे देश में बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स, दैन ओनली आई फील दैट हम लोग जो है इतना बेहतर महसूस कर पाते हैं। एंड जैसा कि आपने ये बताया कि पाखंडी लोग भी हैं, जी जैसा कि इस सीरीज का ही जी पार्ट है, इस जी सीरीज जी में ही दिखाया गया है कि जी जो इस आश्रम में आता है जी फिर वो उस दुनिया से बाहर नहीं जा पाता, जी जैसा कि हमने जी सीरीज जी में देखा। एंड जी जो कुछ लोग हैं जी जैसे अनुरिता जी हैं, वो हम्म वहाँ से निकलना चाहती हैं, हम्म उनका कविता नाम है जी उनका, जी वहाँ से वो निकलना चाहती हैं जी लेकिन उन्हें टॉर्चर किया जाता जी है और जी झाड़ू पोछे लगाने हाँ हाँ के। रियल लाइफ में भी अगर हम देखें तो ऐसी कुछ टाइम में न्यूज़ में खबरों में अखबारों में ऐसी खबरें आती हैं कि आप उस आश्रम में लेडी का किल कर दिया गया, वो लेडी वहाँ से जाना चाहती है। तो ऐसे जो लोग हैं हमारे, जो ऐसे जो आश्रम हैं, ऐसे जो लोग हैं, वो रियल में बाहर आना चाहते हैं, वहाँ से निकलना चाहते हैं, जी लेकिन फिर भी उन्हें आने नहीं दिया ऐसे जाता। लोगों के लिए क्या कहेंगे? मैं यही चाहती हूँ अरुण जी, इसीलिए अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं अपनी बात कहूँ तो मैं योगा करती हूँ, थोड़ा ध्यान करती हूँ, तो इसीलिए एजुकेशन का सबसे पहले होना बहुत ज़रूरी है। अपने आप को सच कहूँ तो अगर समर्पित भी करना है, मेरी ये पर्सनल लाइफ, आई मीन पर्सनल मैं एक चीज़ बोल रही हूँ, ज़रूरी नहीं होता कि अगर मैं किसी आश्रम में जाती हूँ या मैं अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में भी कई चीज़ों का अनुसरण कर सकती हूँ, उनको फॉलोअप कर सकती हूँ। जिन लोगों की आप बात कर रहे हो ये तो बहुत सेंसिटिव चीज़ें हैं, क्योंकि नो डाउट ये लोग इस तरीके से ट्रैप कर देते हैं कहीं ना कहीं। ये तो कहीं भी हो सकता है। कई बार हम किसी रिलेशनशिप में घुस जाते हैं, चाहे वो हमारा नॉर्मल रिलेशनशिप हो, किसी भी रिलेशनशिप में घुसना आसान है, मगर जब हमें उस रिलेशनशिप की हकीकत पता चलती है, चाहे वो
बॉयफ्रेंड के साथ हो गया, गर्लफ्रेंड, तो बाहर निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वहाँ पे एक इमोशनल अटैचमेंट होती है, यहाँ पे एक डर होता है, क्योंकि ये लोग आपको इस तरीके से मैनिपुलेट करते हैं। तो उन लोगों के लिए तो, जो लोग ऑलरेडी है, एक कहीं ना कहीं देखो, अगर आपको पता है कि ये जो लोग, आप किसी गलत चीज़ का हिस्सा बन रहे हो, चाहे वो कहीं भी हो, तो मुझे लगता है आपको अपने आप को लेके एक ही लाइफ मिली है, एक ही ज़िंदगी है, वहाँ पे उस लाइफ को कहीं ना कहीं तो देखो घुट घुट के मर ही रहा है ना इंसान। तो बेटर ये है कि उस घुट घुट के मरने से अच्छा, कई बार रिस्क लेने में भी कोई बुराई नहीं होती है, कोई बुराई नहीं होती है। विद्रोही बनने में भी कई बार कोई बुराई नहीं होती है, क्योंकि शायद एक विद्रोही अगर पैदा होता है तो कई लोगों की ज़िंदगी अच्छी हो जाती है। क्योंकि ये बड़ा आसान है कि नहीं, उनको अपनी आवाज़ उठानी चाहिए, बट मेरे लिए भी बड़ा आसान है बोलना कि ये करना चाहिए। वो जो जिसके ऊपर बीतती है शायद वही जानता है। बट अभी तो देखिए ना, सोशल मीडिया है, अवेयरनेस इतनी आजकल, तो कोई भी अपनी वीडियोस बना लेता है, कोई भी कुछ कर लेता है। तो अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। कोशिश करो इन लोगों के चक्कर में मत पड़ो, जो ये फेकस्टर्स हैं। पता चल जाता है, अंतरात्मा सब बता देती है, सब बता देती है। और जैसा कि सोशल मीडिया की आपने बात की, सोशल मीडिया पर भी एंड ऐसे लोग रियल में भी ऐसे बातें कर रहे हैं। आप प्रीति जी, आप कितना मानती हैं कि ये जो सीरीज है वो जो है आसाराम बापू जी के ऊपर फिल्माई गई है, उनके ऊपर कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश की गई है, तो आप कितना मानती हैं कि ये कितना सही है? मुझे नहीं लगता आसाराम बापू जी पे बनाई गई है ऑनेस्टली, क्योंकि ऐसे तो बहुत से बाबाज हैं, मतलब ये मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ऐसे तो कई और भी थोड़े बहुत हमारे देश में कुछ एक बाबाओं के नाम आए थे। मुझे नहीं लगता ये उन पे ना फिल्माई गई है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मुझे बताया गया है। आई डोंट थिंक सो। बाकी क्या पूछा था आपने नेक्स्ट? मतलब ये है कि सोशल मीडिया पर भी बातें हो रही कि ये तो टोटली आसाराम बापू जी के ऊपर सीरीज दिखाई गई है, लेकिन कोई सामने आके बातें नहीं कर रहा। हमारे बाबा जी तो इतने यंग है, वो कहाँ आसाराम बापू जी है? आसाराम बापू जी तो बुढ़ऊ है। हाँ, वो भी है। तो फिर जी जी जी। आसाराम बापू जी तो अलग है। हमारे जो बॉबी देओल जी जो उसमें ये बने हैं, वो अलग है, उनका लुक अलग है, सब कुछ है। तो आसाराम जी तो नाचते वाचते भी अलग तरीके से थे। तो कहाँ आप उनसे वो कर रहे हैं? मुझे नहीं लगता। ये ज़रूर है कि कुछ एक जो भी ऑडियंस की इच्छा है, किसी भी बाबा से रिलेट कर दो, किसी भी फेक बाबा से करना है तो किसी भी फेक बाबा से कर लो, वही है, चाहे वो आसाराम जी चाहे कोई भी है, वही है। पाखंडी बाबा से कर लो, बेसिकली वो ना ही आसाराम है ना कोई और है, ये एक पाखंडी बाबा की कहानी मुझे लगता है। अब डिपेंड करना चाहता है कि सामने वाला कौन से बाबा से रिलेट करना चाहता है, कौन से बाबा से वो बेवकूफ़ बना है, तो वो उस बाबा से रिलेट कर लो उसको। एंड क्योंकि सीजन 1 का पार्ट, सीजन 1 बहुत ही हिट हुआ है जी। लास्ट में हमें देखने को मिला जी जी 1 का पार्ट 2 भी आने जी वाला है 9 एपिसोड में। जी जी। तो वो कब तक आ जाएगा और आपको कितना बेसब्री से इंतजार है? हालांकि लोगों को बहुत ही इंतजार है, मुझे भी बहुत बेसब्री से इंतज़ार है पार्ट 2 का। बट एग्जैक्ट डेट्स एक्चुअली मुझे भी मालूम नहीं है, क्योंकि आई एम श्योर वो जितना भी उन चीज़ों का जो डिसीज़न है वो एमएक्स और प्रकाश झा प्रोडक्शन कर रहे होंगे, उनकी प्रॉपर स्ट्रैटेजी होगी। क्योंकि इतना मैं आपको ज़रूर बता सकती हूँ कि पोस्ट हमारा चल रहा है उसका, दैट आई कैन टेल यू, क्योंकि मैंने अभी पिछले हफ्ते ही उसकी डबिंग की है अपने जो पार्ट 2 के लिए। और मुझे ये भी लगता है कि ऑडियंस पार्ट 2 को और ज़्यादा पसंद करेंगी, क्योंकि अभी तो इन किरदारों की शुरुआत हुई है। अब किस तरीके से वो उनकी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव होगा, क्या नए ट्विस्ट आएंगे, वो मुझे लगता है ऑडियंस ज़रूर पसंद करेगी। सो आपका जो कैरेक्टर है वो और बड़ा हाँ, अभी बहुत कुछ करेगा। हाँ, अभी सरोवर आपके कैरेक्टर में हमें क्या कुछ देखने को आप मेरे कैरेक्टर में देखो, अभी तो मैं चुपचाप, अगर मैं कह रही हूँ मैंने डबिंग की, इसका मतलब मैं फाइनली बोलूँगी, तो ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। तो पर क्या इस कैरेक्टर की कहानी है, किस तरीके से ये कैरेक्टर आगे चल के एक इस कहानी में, आश्रम में की कहानी में कंट्रीब्यूट करेगा, वो ट्विस्ट ज़रूर है। क्योंकि डेफिनेटली इस कैरेक्टर की भी एक कहानी है, तो वो आगे चल के पार्ट 2 में आएगा, फिर सीज़न 2 आएगा, तो धीरे धीरे करके चीज़ें जो है रिवील होगी। जी जी। एंड इसके अलावा हम देख रहे हैं कि आप एज एन एक्टर, आप डायरेक्टर भी बन चुकी हैं। जी। आप मीका जी का जी जी शॉर्ट मूवी आई है, तो जी। थोड़ा सा जरा उसके बारे में कुछ बताइए कि कैसा रहा एक्सपीरियंस, मीका जी को आपने कैसे इस में लाया, और ये बहुत ही एक सोशल मैसेज भी है। जी जी जितना जी हम जी मान सकते जी हैं। जी।
जी अरुण जी, ये जो फ़िल्म है, ये इस फ़िल्म का नाम है अंटू की अम्मा, और ये एक शॉर्ट फ़िल्म है जो हमने बनाई है। और मैं पशु प्रेमी भी हूँ, तो मैं चाहती थी कि अगर मैं कुछ समाज के लिए अपने तरीके से करना चाहती हूँ, और ख़ास तौर से बच्चों के लिए बनाई गई फ़िल्म है ये। तो 23 मिनट की फ़िल्म है, तो ये मैंने जब मैं बनाना चाह रही थी ये फ़िल्म, तो मैंने मिक्का सर को ये चीज़ पिच की। तो मैं थोड़ा-सा, मुझे लग भी रहा था कि वो तो पॉप, ये लोग तो पॉप सिंगर है, मॉडर्न टाइप्स के, ये क्या इस तरीके की कहानी को, जो बहुत सिंपल सी कहानी है। बट जब मैंने उनको आइडिया दिया, वो मुझसे ज़्यादा एक्साइटेड हो गए। तो उन्होंने जिस तरीके से मुझे एनकरेज किया, मोटिवेट किया, तो मैं तो एकदम खुद हैरान हो गई, मुझ में कॉन्फिडेंस और ज़्यादा आ गया। तो ये बल्कि उन्होंने कहा कि मैं खुद चाहता हूँ कि साफ़ सुथरा और अच्छा कंटेंट आए और अच्छी फ़िल्में बने। तो बनाई हमने ये फ़िल्म मंटू की अम्मा, जो कि एक बहुत प्यारी सी सिंपल सी स्टोरी है, जो भी 16 तारीख को ही रिलीज़ हुई है। 16 सितंबर को, हाँ 16 सितंबर को, हाँ 16 सितंबर को रिलीज़ हुई है। बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है, एंड मैंने डायरेक्ट भी की हैं, तो मेरे लिए एक और खुशी की बात है कि मेरे लिए तो ये अभी हाल ही के दिन थोड़े बेहतर साबित हुए हैं, और बहुत दर्शकों का प्यार मिल रहा है उसके लिए, बहुत लोग पसंद कर रहे हैं, तो एक अच्छी फीलिंग हो रही है। बिल्कुल। एंड जैसा कि आपने बताया कि पशु प्रेमी भी हैं आप, जी। हम आपके घर में ढेर सारे कैट भी देख दो रहे है। हैं। हाँ, और इस दुनिया में पशु प्रेमी तो बहुत कम है, हम आए दिन ढेरों सारे वीडियोस देखते हैं जी जिस तरह से जी रोड पर जी डॉग्स जी को जी। किल किया जाता है, कैट्स को। एंड हम्म। और ऊपर लेवल पे जाए तो हम बहुत देखते बुरा हैं, लगता है मुझे, बहुत बुरा गायों को लगता है। देखते हैं जी। कैसे लोग सब कुछ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हमारे देश में हो रही हैं, एज एन एक्टर, एज एन डायरेक्टर, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि लोगों से मिले, ह्यूमन राइट वालों से जी जी मिले। जी जी। और ये सारी, जैसा कि आपने एक बात कही कि ऐसा जानवर को ऐसा लोग लगता है कि ये बेसहारा है, लेकिन वो लोग कहते हैं कि जानवर जो है, लोग जब कहते हैं आवारा है, आवारा है। हाँ। आवारा पशु, तो मुझे इस शब्द से पर्सनली बहुत नफरत है, क्योंकि मुझे लगता है कि पशु आवारा नहीं होता है, पशु बेसहारा होता है। मुझे लगता है कि हम इंसानों का फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि एक चेन बनी है, एक सर्कल बना है। जब कभी हम सड़क पे, हम कैसे एक्सपेक्ट करते हैं, जब कभी हम सड़क पे घायल हो जाते हैं कि कोई हमारी मदद कर दे, एक जब इंसान, तो इन जानवरों के लिए क्यों नहीं लोगों में एक वो ममता होती है। अब जानवरों के लिए तो, अब हम तो फिर भी चलो एक आवाज़ दे पाते हैं कोई ना कोई, तो जानवरों को तो मैंने कितनी बारी देखा है। तो घायल पशुओं के लिए तो मुझे लगता है हम इंसानों का फ़र्ज़ बनता है, इंसानियत के नाते भी फ़र्ज़ बनता है, और वैसे भी फ़र्ज़ बनता है वो, क्योंकि देखो जान होती है, जान सबको प्यारी होती है। तो मैं जितना कर सकती थी, तो मैं पशु प्रेमी होने के नाते मैं कोई भी ऐसा प्रोडक्ट यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि जो कि पशुओं पे अत्याचार करके बनाया गया हो। इसी वजह से कुछ टाइम पहले ही मैंने डेयरी प्रोडक्ट्स भी छोड़ दिए, मैं लेदर का इस्तेमाल भी नहीं करती हूँ। और मैं कोशिश करती हूँ कि जो मुझसे बन पाए, जो मेरी हैसियत में है या मेरे बस में है, मैं करने की कोशिश करती हूँ। क्योंकि मुझे लगता है, अगर इंसान, देखो ज़रूरी नहीं होता कि हर चीज़ पैसे से की जाए या लेक्चर करके, बट अगर हम अपने आप में थोड़ा सा भी बदलाव ला दें, छोटी छोटी चीज़ें अपनी बेहतर कर दें, तो बहुत प्यारी दुनिया बन सकती है, जिसमें कि जब ईश्वर ने ना सबको बनाया, चाहे वो इंसान है चाहे पशु है, तो उसने इस हिसाब से दुनिया डिज़ाइन की कि सब प्यार से रहें, तो प्यार से रहना चाहिए ना। अब ईश्वर खुद तो आ नहीं सकते, तो ईश्वर ने हम इंसानों को भेजा कि हम इन जानवरों की हिफाजत करें। तो यही मेरा सवाल था कि इनकी हिफाजत के लिए हमें ऐसे कोई रूल्स एंड रेगुलेशन या हमारे हमारे कानून में ऐसे कोई एक्ट आने चाहिए? आने चाहिए, डेफिनेटली आने चाहिए। जैसे मर्डर की सज़ा, सच बोलूँ पहले तो सबको वेजिटेरियन बन जाए, मेरी पर्सनली इच्छा है, मैं दिल से चाहती हूँ। आई नो कि ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, बट ये मेरी इच्छा है। मेरी इच्छा है कि पूरी दुनिया सब वेजिटेरियन बन जाए, शाकाहारी बन जाए। अगर मुझसे कोई पूछे तुम्हारी ईश्वर से तुम क्या मांगोगी, मैं सबसे पहले ये मांगूंगी कि हे ईश्वर, पूरी दुनिया को शाकाहारी बना दे, मतलब इंसानों को शाकाहारी बना दे एटलीस्ट। जानवरों का तो चलो, इनका एक वो सर्कल रहता है कि जो भी है मांसाहारी शाकाहारी को खाता है। मैं जब ये खबरें पढ़ती हूँ ना कि ये टॉर्चर किया है या ऐसा किया, मुझे बड़ा बुरा लगता है। जो सज़ा एक इंसान को मारने की होती, सेम सज़ा एक जानवरों को, बल्कि डबल सज़ा होनी चाहिए जानवर को मारने की। इंसान को तुमने रंजिश के वजह से मारा, इंसान को तुमने किसी और वजह से मारा, तुम्हारी उससे कुछ प्रॉब्लम थी या कुछ, जानवर को क्यों मारा तुमने भाई? उस मासूम को क्यों मारा? उस बेज़ुबान को तुमने क्यों मारा? उससे तुमको क्या रंजिश थी? तो उनके लिए तो, जो इनको टॉर्चर करते हैं, इनको मारते हैं, पीटते हैं, अगर मार रहे हो, खाना नहीं दे सकते तो मारते क्यों हो? इनके अगेंस्ट जो चार्जेस इंसानों के लिए लगते हैं,
उससे डबल चार्जेस इनके लिए मतलब उसके लिए होने चाहिए अगर कोई पशु को मारे या कुछ इनके साथ अत्याचार करे। इसके लिए हम लोगों में देखो, जब तक इन्हें लोग वीडियोस डालते हैं उसके लिए आवाज़, कोई जानवरों के लिए क्यों नहीं जस्टिस करता इस तरीके का। तो इस तरीके से होना चाहिए जानवरों के लिए भी, क्योंकि एटलीस्ट ये तो बेचारे बेजुबान होते, बल्कि इनके लिए ज़्यादा हम लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए। हाँ, तो इसके अलावा हम देख रहे हैं कि हमारे पिछले 6 मंथ्स में हमारी सभी की लाइफ, पूरे हिंदुस्तान वासियों या पूरे देशवासियों की लाइफ कह सकते हैं बिग बॉस बन चुकी है जी। तो कैसे हैंडल किया आपने इन पिछले 6 महीने को एंड उस तो कैसे आपने हैंडल किया एंड कोई ऐसी नई एक्टिविटीज इन पिछले 6 महीने से जो Yes. आपने सीखी तो अगर आप कुछ शेयर कर सके तो। मैं अभी जिस घर में आप आए हो, मैं इससे पहले दूसरे घर में थी। मैं इस घर में मार्च में ही आई हूँ। तो आप बिलीव नहीं करोगे, जैसे ही मैं आई लॉकडाउन शुरू हो गया था और मैं बिल्कुल अकेली थी, इस बिल्डिंग में अकेली थी। मैं किसी को जानती नहीं, किसी एकदम नई दुनिया में आ गई थी। तो पिछले 7-8 महीने से जब से ये चीज़ें शुरू हुई है मैं कम्प्लीटली अकेली हूँ। पर मैंने उस अकेलेपन को भी जो परिस्थिति थी, मैंने उसको भी कोशिश की कि मैं उसको पॉजिटिव वे में करूँ। सबसे पहले थैंक्स तो जाता है मेरी कैट्स को। मैंने जो कहा कि कहीं ना कहीं जब आप एक पॉजिटिव माहौल में रहते हो, आप अपने आसपास में पॉजिटिविटी ढूंढते हो तो आपको अच्छा लगता है। मैंने योगा की उस दौरान में, मैंने अच्छी अच्छी रीडिंग्स की, मैंने बल्कि 3-4 किताबें भी पढ़ी। मैंने बहुत ज़्यादा ये नहीं देखी, फिल्में वगैरह मैंने नहीं देखी, मैंने अभी हाल ही में शुरू की। और मैंने अपने आप के साथ बहुत टाइम स्पेंड किया। अपने आप के साथ में टाइम स्पेंड करना भी ज़रूरी है, तो मैंने वो अपने आप में स्पेंड किया। 2-3 मैंने 1-2 ऑनलाइन कोर्सेज़ जॉइन किए थे। मैं नहीं बताऊँगी कौन से कोर्सेज़ जॉइन किए थे। कुछ चीज़ें मैंने पर्सनल बट अच्छे वे में जॉइन की थी। तो अपने आप को मैंने एडुकेट किया, क्योंकि पढ़ाई भी एक ऐसी चीज़ है, बहुत ज़रूरी है, तो करते रहो। बोरियत और लोगों में खुशी ढूँढने से बेहतर है खुद में खुशी ढूँढना शुरू करो। हम बोर हो रहे हैं तो हम लोगों में इतनी खुशियाँ ढूंढना शुरू कर देते हैं, और जब वो हमारी चीज़ें पूरी नहीं होती तो हमको हर चीज़ नेगेटिव नज़र आनी शुरू हो जाती है। तो अपने आप में खुशी ढूंढो, अपने आप खुद से एंटरटेन करो। मैं अपने आप को एंटरटेन कर लेती हूँ। तो मुझे पता ही नहीं चला कि मेरा समय, और मुझे एक बात पता चल गई, मैं बहुत अच्छी कुक हूँ। मुझे पहले नहीं मालूम था, बट अब मैं लिख के दे सकती हूँ कि मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ। मैंने नया नया खाना बनाना सीखा, सिंपल खाना। क्या सीखा अभी आपने लेटेस्ट? मैं पास्ता बहुत अच्छा बना लेती हूँ, और मैं क्या मेरी अजीब सी डिशेस होती हैं। मेरे को नाम नहीं पता, मैं खुद का ही नया नया डिशेस बना लेती हूँ कि इसको मिक्स करूँगी, इसको मिक्स, तो मेरी खुद की नई नई डिशेस बन जाती है। बाकी बहुत कुछ किया एक्चुअली। कई बार इंसान कुछ नहीं भी करे, उसके बावजूद भी वो बहुत कुछ कर लेता है, क्योंकि कनेक्टिविटी, मैंने कहा ना, अंतरात्मा से बात करना भी बहुत ज़रूरी है। एंड अब हम रियल लाइफ में भी देख रहे हैं कि बिग बॉस स्टार्ट हो चुका जी। है एंड तो जितने भी कंटेस्टेंट गए हैं घर के अंदर तो मुझे नहीं पता, शुरू हो गया है, राधिमा वो जा रही है। जी मेरे को किसी का नहीं पता। अच्छा, कुछ कहना चाहेंगी जो भी कंटेस्टेंट है, चलिए आपको नहीं पता, मुझे सच में नहीं पता, क्योंकि मेरे घर में केबल नहीं आता। ओके नो प्रॉब्लम। तो कुछ कहेंगे आप जो भी जा रहे हैं कैसे घर के अंदर है, क्योंकि हम देखते हैं कि हर साल देखते हैं काफ़ी मारपीट, गाली गलौज, कंट्रोवर्सी होती है, तो आपके अनुसार क्या आप मैसेज देंगे आप? और जितने भी लोग अभी घर पे जा रहे हैं, मैं तो अपनी तरफ से उन सबको बेस्ट विशेस दे सकती हूँ। पर मैं ये बोलूँगी, भाई ज़रूरी नहीं कि लड़ाई झगड़े करके ही टीआरपी आए, कुछ अच्छा करो, क्योंकि लोग ऑलरेडी इतनी अभी लड़ाई झगड़े नेगेटिविटी फैली हुई है। तो मुझे लगता है इस बार का जो बिग बॉस है, आई विश वो थोड़ा डिफरेंट हो, जहाँ पे लोग ज़्यादा प्यार से रहें, अच्छे से रहें। और इतने अच्छा शो है, मैं चाहती हूँ कि वो लोग कुछ लोगों को अच्छी चीज़ें सिखाएं, क्योंकि बिग बॉस को बहुत ऑडियंस देखती हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि बिग बॉस का मतलब एक ऐसा शो ही है जहाँ पे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, ये हो रहा है। आई थिंक इस बार ही कुछ डिफरेंट हो तो मज़ा आ जाएगा। अगर राधे माँ जा रही है तो आई एम श्योर कुछ अच्छी चीज़ें भी होंगी। वो तो गुरु माता हैं, तो क्या पता अंदर सबको ज्ञान बांट दे और लोग सब ज्ञानी बन के बाहर आए। जी और जैसे कि आपने बात भी की थी कि सोशल मीडिया की आपने बात की थी जी। तो सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं ऐसे कि लोग ऐसे बोल रहे हैं कि इस बार का बिग बॉस हम अवॉइड करेंगे क्योंकि सलमान खान है वो नेपोटिज्म करते अच्छा, हैं। ऐसा कुछ भी है। लोग नेपोटिज्म की बातें करते हैं, अपने ही लोगों को सपोर्ट करते हैं, तो इस सलमान खान की वजह से हम जो है बिग बॉस को अवॉइड करेंगे, तो आप क्या मानती हैं? मेरे को नहीं लगता ऐसा कुछ लोग करेंगे।
नेपोटिज़म की अगर जो ये लोग बोलते हैं बहुत ज़्यादा बातें करने की, यही लोग हैं जो सबसे पहले जाके एक बारी देखना चाहते हैं कि हुआ क्या था, ये क्या है क्या नहीं है। नेपोटिज़म की अगर लोगों को इतना ज़्यादा नेपोटिज़म की अगर अगर उनको सच में लोगों के लिए अच्छा करना है, अगर वो नेपोटिज़म के इतने अगेंस्ट है, तो सबसे पहले तो जो नए एक्टर एक्ट्रेसेस आते हैं उनको अप्रिशिएट करना शुरू कर दें। किसी को गिरा के बड़ा नहीं किया जाता है। जस्ट बिकॉज आप सलमान की निंदा करते हो, उनके अगेंस्ट बोलते हो, तो उसमें उससे वो लड़ाई ख़त्म नहीं होती है। तुम्हें सच में अगर अच्छी चीज़ें करनी, सबसे पहले तो नए टैलेंट को अप्रिशिएट करना शुरू करो। अगर आपको मुझे लोगों के सामने बड़ा करना है, इसका मतलब ये नहीं कि कोई इंसान ऑलरेडी जो एस्टेब्लिश है उसको गालियाँ बको और उसके सामने आप मुझे बड़ा कर दो। तो वो नेपोटिज़म नहीं, वो बदतमीज़ी है, वो बेवकूफ़ी है। नए लोगों की जो फ़िल्में आती है या कुछ भी जो भी उनको छोटा मोटा किसी भी तरीके का काम मिलता है, उसको देखना शुरू करो, उसको अप्रिशिएट करना शुरू कर दो। रही बात सलमान की, ये तो ऐसी ऑडियंस है, देखो ये तो लोग देखेंगे ही देखेंगे। एंड नेपोटिज्म इज़ नॉट अबाउट कि भैया सलमान कहाँ से अब नेपोटिज्म के प्रोडक्ट हो गए। अगर इतने सालों से काम करे, कुछ तो फ़ैन हो गई ना उनके, जनता प्यार तो करती है ना। तो ये तो कई बार लोग कुछ भी बोल देते हैं, एक बहाव के साथ वो भी बह जाते हैं, तो ये तो मुझे वैसा लग रहा है। जी। एंड पिछले लॉकडाउन में देख रहे हैं हम, बहुत सारी चीज़ें भी हुई। कंगना रनौत, हमने सुना है कि आप उन्हें सपोर्ट करती हैं। कुछ कहना चाहेंगे आप उनके बारे में, जिस तरह से वो अपने आप को स्टैंड देती हैं? तो आपने तो उनके साथ में मान लीजिए काम भी किया। मैंने काम किया, मेरी फर्स्ट फिल्म कंगना रहा, मेरी फर्स्ट फिल्म रिवॉल्वर रानी। मेरी फर्स्ट को एक्टर हैं कंगना रनौत, और मेरे हम दोनों सेम जगह से भी हैं। वो भी हिमाचल की हैं, मैं भी हिमाचल की हूँ, तो ये भी हम दोनों का एक सेम वो है। तो मैंने तो काफ़ी काम सीखा है उनसे, जब होता ही आपकी फ़र्स्ट को एक्टर से। तो कंगना ही नहीं, अगर कोई जहाँ पे वो, जो मैं कंगना रनौत को नहीं, वो जब कोई पर्टिकुलर चीज़ बोलती मैं उसको सपोर्ट करती हूँ। मैं ज़रूरी नहीं होता कि इंसान हमेशा ही सत्य बोले, उसकी हर चीज़ सही हो। अगर वो कोई पर्टिकुलर चीज़ के लिए शायद मैं उनको सपोर्ट करूँगी। अगर उन्होंने कोई अच्छी चीज़ की है, मैंने वो चीज़ को सपोर्ट किया होगा। अगर कल को कंगना रनौत मुझे लगता है कोई चीज़ गलत बोलेगी, तो मैं उस चीज़ को सपोर्ट नहीं करूँगी। ये ज़रूर था कि जो अभी कंगना रनौत जी के साथ में जो उनका ऑफिस टूटा था, मुझे वो चीज़ बहुत हर्ट हुई थी। मैंने उस चीज़ में बोला था कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी कि जब एक लड़की वापस बॉम्बे आ रही है, सालों सालों तक केसेस चलते हैं, वेट किए जाते हैं इस तरीके से इमारतें तोड़ने के लिए, तो एक दिन उनका भी वेट हो सकता था, तो तोड़ने की ज़रूरत नहीं थी, इस तरीके से बलडोज़र चलाने की ज़रूरत नहीं थी। क्योंकि स्टेटमेंट्स तो लोग बहुत तरह के स्टेटमेंट्स देते हैं, लोग क्या क्या नहीं बकते, प्रधानमंत्री को बक देते हैं, मंत्री को बक देते हैं, सेलिब्रिटीज़, एक्ट्रेसेस को कितने गंदे गंदे लोग कमेंट्स कर देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। तो देयर इज़ अ प्रॉपर वे टू हैंडल, एक चीज़ को अच्छे ढंग से हैंडल किया जा सकता था। तो जो गलत है वो गलत है। जी बिल्कुल। सो जाते जाते अपने फैंस के लिए, अपने आश्रम पार्ट 2 के लिए, जो आपने डायरेक्ट किया है उसके लिए, या आने वाले दिनों में और कुछ भी आपके पास प्लानिंग है डायरेक्शन की, तो कुछ कहना चाहेंगे अपने फैंस के लिए? मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने इतना प्यार दिया। और आश्रम पार्ट 2 में आई एम श्योर अगर आप लोगों ने मेरे किरदार को, सनोबर के किरदार को, बल्कि इतने सारे एक्टर्स के बीच में जो भी मुझे मिला करने को, मैं हैरान हूँ कि लोग मुझे मैसेजेस कर रहे हैं और इतना पसंद कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि इस कैरेक्टर के बारे में उनको जिज्ञासा हो रही है जानने के लिए। तो ये एक मेरे लिए बहुत एक अच्छी बात है। और मैं बस अपने फैंस को यही बोलूँगी कि आप लोग ऐसे ही मुझे प्यार करते हैं, मुझे ही नहीं बल्कि जो भी आपको लगता है, एक नए लोग आ रहे हैं, प्रतिभाशाली अगर आपको लगते हैं और आपको लगता है कि उनको आपके प्यार की और साथ की ज़रूरत है, तो आप उनको ऐसे ही प्यार कीजिए, उनका साथ दीजिए। और जो शॉर्ट फिल्म मैं ऐसे ही बनाती रहूँगी। आई एम सो हैप्पी कि जो अभी लोग हैं, जो फैंस हैं या जो भी जनता है, अच्छे कंटेंट को पसंद कर रही है। तो ऐसे ही आप लोग अपने टेस्ट को अच्छा रखिए, अच्छा कंटेंट को पसंद कीजिए, ताकि अच्छा कंटेंट बने और हमारी कंट्री में जो इश्यूज़ हैं कुछ जिन पे बात होनी चाहिए, उन इश्यूज़ पे भी बात हो। तो इसके लिए मैं लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। गुड लक। थैंक यू सो मच जी।